गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे आखिर हमारे भारत में सरसों तेल की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। सरसों तेल का दाम आज आसमान को छू रहा है, इसका कारण क्या है? भारत सरकार इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? आखिर ये सरसों तेल का दाम जो बढ़ रहा है कब तक बढ़ेगा? क्या यह कम हो सकता है? इन सभी बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ आंकड़ा के अनुसार। देखिए, अप्रैल 2020 में सरसों तेल का कीमत 117 रुपया प्रति लीटर था, जो कि कुछ मंथ के बाद नवंबर 2020 में बढ़कर 132 रुपया प्रति लीटर हो गई। फिर मई 2021 में सरसों तेल का कीमत 163 रुपया प्रति लीटर हो गया। और यदि हम बात करें जून में, तो इसने जून 2021 में तो सरसों का कीमत हद ही कर दिया। जून 2021 में सरसों तेल का कीमत रोहित शर्मा के दोहरा शतक को भी तोड़ दिया। और जून में 2021 में सरसों तेल का कीमत लगभग 200 रुपया प्रति लीटर से भी अधिक हो गया। इस प्रकार से आप देखें कि अप्रैल से जून आते आते तेल की कीमत में लगभग 75% लगभग की वृद्धि हुआ। मात्र कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इतना ज्यादा तेल की कीमत में वृद्धि होना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अब चलिए जानते हैं कि इसका बढ़ने का कारण क्या है, तेल की कीमत आखिर क्यों बढ़ रही है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि तेल की कीमत यदि बढ़ रही है तो इसका सिर्फ और सिर्फ घरेलू कारण नहीं है, इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, 1993-94 में भारत में ग्रामीण इलाके में 370 ग्राम सरसों तेल का उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा एक महीना में किया जाता था, जबकि शहरी इलाकों में 560 ग्राम सरसों तेल प्रति व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक महीना में किया जाता था, जो कि 2004-05 में ग्रामीण इलाकों में इसकी मांग कितनी हो गई? 480 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति महीना, और शहरी इलाका में यह हो गया 660 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मंथ। 2011-12 में 670 ग्राम ग्रामीण इलाका में और 850 ग्राम शहरी इलाका में हो गया। और विगत 5 वर्षों की यदि हम बात करें तो भारत के कृषि एवं किसान मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 1500 ग्राम, जी हां, प्रति व्यक्ति के द्वारा 1500 ग्राम सरसों तेल का उपयोग किया जाता है प्रत्येक महीना। यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति एक महीना में 1.5 kg सरसों तेल का उपयोग कर रहा है। इतना तो आराम से हो जाता होगा। यदि मान लीजिए हमारे घर में 5 व्यक्ति हैं तो इसमें 5 से, हमारे घर में मान लीजिए 6 व्यक्ति है तो 6 से यदि इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 kg तेल तो महीना में आराम से हम लोग यूज करते होंगे यदि 6 व्यक्ति हैं तो ग्रामीण इलाका में कुछ कम होता है, शहरी इलाका में ज्यादा होता है। अब देखिए, अब है मांग में वृद्धि हो गया। मांग में क्या हुआ है? वृद्धि। यहां 1993 से इधर गए हम, 2021 में पहुंचे तो मांग पहले कितना था? 370 ग्राम प्रति व्यक्ति, और मांग अब कितना हो गया? 1500 ग्राम
प्रति व्यक्ति लगभग में 4 गुना से ज्यादा हो गया खपत किसका? सरसों तेल का। अब है तो पहली कारण वजह हो गई मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि, इतना ज्यादा खपत बढ़ रहा है जिसके कारण से इसके दाम में कुछ का हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब यदि हम बात करते हैं इस पूर्ति कहां से होता है? मांग में वृद्धि हुआ लेकिन हम लोग इसका उत्पादन नहीं बढ़ा पाए। हम लोग एक सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में कृषि एवं किसान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत सरकार 61,500 कितना 59 करोड़ का 13 मिलियन टन तेल को आयात किया है दूसरे देश से। अर्थात कि 19-20 में एक साल में इधर 61,559 करोड़ का तेल भारत का किया है, दूसरे देश से खरीदा है, जो कि कुल 56% है। जो कि कुल कितना प्रतिशत है? 56% है। आप सोच सकते हैं ये 2019-20 है और ये 2020-21 में बढ़ करके 75,000 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग में 60 से 65%। आप सोचिए यदि हम 100 लीटर तेल का यूज कर रहे हैं तो हमको 60 से 65 लीटर तेल हमको विदेश से खरीदना पड़ता है। विदेश से तेल आता है क्योंकि हमारे पास उतनी ज्यादा उपज नहीं है जिस कच्चा सामग्री जिससे तेल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष हमें इतना ज्यादा खरीदना पड़ता है। तो पहली वजह थी सरसों तेल में दाम में वृद्धि का वजह क्या थी? मांग में वृद्धि, खपत हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी वजह हो गई इसके लिए हम लोग दूसरे देश पर काची कर रहे हैं, निर्भरता है। हम लोग इसके लिए दूसरे देश पर निर्भर कर रहे हैं तेल के लिए। और हम लोग मुख्यतः जो तेल का निर्यात आयात करते हैं वो कौन कौन से देश से करते हैं? तो देखिए सोयाबीन तेल की यदि हम बात करें, सोयाबीन का जो तेल होता है इसको हम लोग अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात करते हैं, यानी खरीदते हैं। पाम तेल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तेल है, बहुत ज्यादा उपयोगी तेल है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। यदि पाम तेल को यदि हम बात करें तो इसको ताड़ का तेल कहा जाता है, यानी फेदा के तेल। पाम के मतलब समझ में ना आ रहा है, ताड़ के माने समझ में आ गया ना, ताड़ के तेल यानी कि फेदा के तेल। तो पाम का तेल हम लोग कहां से आयात करते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया। अच्छा, सूरजमुखी का तेल यूक्रेन और अर्जेंटीना नामक देश से हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं, आयात करते हैं। ये सब तेल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। चाहे हम लोग शैम्पू की बात करें, चाहे तो साबुन की बात करें, चाहे तो कुछ भी धोने वाला तेल वगैरह सब होता है वो सब की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, चाहे तो हम केक की बात करें, चाहे बटर बिस्कुट की बात करें, चाहे चॉकलेट की बात करें, जो सामान की हम बात करते हैं उसमें ये सब तेल लगा हुआ है, ये सब तेल का उपयोग हुआ है। इस तेल की मदद से वो सब साबुन शैम्पू वगैरह सब का हुआ है, रंग उंग जो है जो का हुआ है, तैयार हुआ है। तो तेल का मांग तो लगातार का हो रहा है, बढ़ रहा है। तेल की मांग लगातार का हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात आता है हम लोग उपयोग भी कर रहे थे, वहां तक का था, ठीक था। लेकिन अब क्या हुआ, कोरोना के समय में सारा देश कोरोना से लड़ रहा है, सारी देश की अर्थव्यवस्था का हो गई, चरमरा गई है, सारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे का हो गई है, गिर गई है। अब इसके कारण से क्या हुआ, प्रत्येक देश टैक्स बढ़ा रहा है और मलेशिया और इंडोनेशिया भी वही काम कर दिया। इस दोनों ने क्या कर दिया, मलेशिया और किसने, इंडोनेशिया ने, जो तेल को बेचता है वो उस पर टैक्स बढ़ा दिया। अर्थात भारत सरकार यदि मलेशिया से क्या करेगा, तेल को खरीदेगा, आयात करेगा, तो उसको अब टैक्स यानी पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। वो टैक्स बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट टैक्स जो होता है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के कारण दाम में क्या हो गया, वृद्धि। यदि भारत सरकार वहां से महंगा खरीदेगा तो यहां भी बिकेगा, कच्ची में महंगा ही बिकेगा।
तो टैक्स बढ़ाने की पहली वजह है वो अपना अर्थव्यवस्था सुधारना चाहता है, इसके कारण वो टैक्स बढ़ा दिया कि ओखनी जाएगा कहाँ। इन लोग यही सोचा था कि भारत चीन हमको से क्या करता है, खरीदता है, हमारे पास तेल की मात्रा का है ज्यादा है, और भारत सरकार तो भारत के पास उतना तेल की मात्रा है नहीं, वो तो 56 से 60% दूसरे देश पर तेल के लिए क्या कर रहा है, निर्भर है। तो आखिर ना कितनों हम टैक्स बढ़ाएंगे तो हमसे क्या करेगा, खरीदवे करेगा। और वास्तव बात है हम लोग दूसरा पे निर्भर कर रहे हैं, तो ये क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स वहां बढ़ाया तो भारत में तेल के दाम का हो गया, बढ़ गया। ये भी वजह हो गई। फिर और वजह का है कि अर्जेंटीना और ब्राजील में जो कच्चा जो सामग्री है जिसे तेल का उत्पादन हो रहा है, सोयाबीन वगैरह है सब, उसकी उपज में 15 से 20 दिन के देरी हो गया। यानी कट जाना चाहिए, उसकी सोयाबीन टूट जाना चाहिए था आज, तो टूटा 15 से 20 दिन के बाद। इसके कारण से भी तेल में क्या हुआ, वृद्धि, तेल के दाम में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। इसके बाद यदि और बात करें तो सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है वो बौड़ावा चीन है। वो कितनों लतियाएगा जुतियाएगा तयो न सुधर रहा है। और जहना बिहारी के मन सन का जहना जाके क्या करेगा, ठोक देगा। अब देखिए वो क्या किया है, देखिए चीन का किया, सारा देश कोरोना से लड़ रहा है। चलिए देखिएगा, चीन जो है, जो सब देश कोरोना से लड़ रहा था, तो चीन क्या कर रहा है, जो तेल के खरीद के स्टॉक जमा कर रहा है। क्या कर रहा है, तेल का स्टॉक खरीद रहा है, स्टॉक कर रहा है। समझे, चीन क्या कर रहा है, तेल का स्टॉक कर रहा है। चीन जो है इस सब देशवा से तेल किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। साफ चीन करे कि कितना महंगा दो, हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। और चीन भर लॉकडाउन कोरोना के समय तेल खरीद करके क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। और स्टॉक मैंने क्या करना, जमा कर रहा है। और फिर यही क्या करेगा, जमा कर लेगा और तेल लेने सगरो कम जाएगा, तो फिर यह महंगा क्या करेगा, ये बेचेगा। बड़ा बिजनेस वाला दिमाग लगल है। तो चीन वही किया, भर कोरोना में क्या किया, तेल को इस सबसे बहुत ज्यादा पैसा दे देगी, क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया, खरीद रहा है। और अभी किसी भी कीमत दे करके खरीदने को तैयार है। अब इस सब देश पैसा देखा कि ज्यादा चीन दे रहा है, चीन को ज्यादा दे दिया कची तेल, चीन तेल स्टॉक कर लिया है और अभी कर भी रहा है। अब ये सब देश के पास क्या हो गया, तेल का भंडार कम गया। और तेल का भंडार का हो जाएगा, कम जाएगा, तो तेल के लिए खरीदने के लिए तो मारामारी होगा ही। और भारत सरकार जब उसे तेल अब मांगता है तो अब क्या करता है, तेल के दाम और बढ़ा है। तेल के दाम क्या कर दिया है, और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो एक वजह बढ़ावा चीन है तेल के दाम बढ़ाने का। ऐसी एक बार वो अमेरिका भी किया था, उस सब देश से गेहूं, पूरा विश्व के बाजार से गेहूं खरीद के क्या कर लिया था, जमा कर लिया था। और जमा करके कोई दूसरा के देवे ना करे, और गेहूं के दाम यह पूरा आफन पे आ गया। गेहूं के दाम लगातार का हो रहा है, बढ़ रहा है। तब भारत में ओकरो जोड़ था, भारत में उसका भी कजी था, जोड़ था। हरित क्रांति आया, और हरित क्रांति के कारण पूरा भारत आत्मनिर्भर हो गया। अब गेहूं के लिए हमारा आयात करे के कोई जरूरी न है। हरित क्रांति अमेरिका ऐसे ना कर दिया था एक बार, वो नहीं दे रहा था गेहूं वगैरह सब उस समय 1960-65 के समय, तो अब नहीं दे रहा था। तो भारत के लोग जो वहां पे जो प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में ऐसा हरित क्रांति लाया गया। और हरित क्रांति से क्या हुआ, इतना ज्यादा क्रांति आया कि भारत में गेहूं का उत्पादन इतना बढ़ गया कि अब हम खुद दूसरा को क्या कर सकते हैं, गेहूं बेच सकते हैं। तो भारत ऐसा कर सकता है, इंडिया कैन डू दिस, इंडिया ऐसा कर सकता है। अभी हम लोग 56% निर्भर, 56 से 60% तेल के लिए दूसरा देश पर निर्भर कर रहे हैं। तेल की कीमत का हो रहा है, बढ़ रहा है। भारत ये सब देख रहा है। एक समय ऐसा आएगा भारत ये सब को पार करते हुए तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और कुछ ऐसा क्रांति आएगा कि भारत में तेलहन पदार्थ का कृषि में बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा। कुछ वैसा क्रांति जरूर से जरूर आएगा, हम लोग लाएंगे वैसा करके, जिससे हमें तेल किसी दूसरा देश से खरीदने की जरूरत नहीं है। और ऐसा लाएंगे नहीं, हम लोग ला भी चुके हैं हरित क्रांति के माध्यम से। किसको, गेहूं का।
अच्छा, फिर इसके बाद एक और मेन वजह आता है। जो मेन वजह इसके बाद और है कि ये भी कश्मीर के मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हुआ है, कश्मीर में 370 का हुआ है, हटा है। अब मलेशिया का किया, कश्मीर के मुद्दा पर तनी सुन बोल दिया, मलेशिया कश्मीर के मुद्दा पे क्या कर दिया, बोल दिया। और मलेशिया कश्मीर के मुद्दा पे बोल दिया जैसे तैसे, तो मोदी जी है या हथिन, मोदी जी क्या किए हैं कि अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा हम बिजनेस, अब व्यापार क्या करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे। और मलेशिया से तेल खरीदना धीरे धीरे क्या कर दिए, बंद कर दिए। मलेशिया से आयात लगभग 0%, लगभग 0% तेल का आयात करने लगे। अब मलेशिया से तेल खरीदना हम लोग बंद कर दिए, तो तेल की कुछ अब बहुत कम देश से खरीद पा रहे हैं, एक देश से नहीं खरीद पा रहे हैं, इसके कारण भी वृद्धि हुआ है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है जिसको आप समझिए, वो है बायोफ्यूल्स, जो कि आपका सिलेबस में भी है। बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स का मतलब है जैव ईंधन। बायोफ्यूल्स का मतलब क्या चीज हुआ, जैव ईंधन। ये जैव ईंधन का चाहिए, जैव ईंधन। जैसे देखिए भारत सरकार ने हाल फिलहाल में E20 नामक एक ईंधन लॉन्च किया है। E20 नामक एक चीज लॉन्च किया है, ईंधन लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है, 20% एथेनॉल, 20% काची एथेनॉल को काची में मिला दिया जाता है, पेट्रोल में मिला दिया जाता है। 20% एथेनॉल को काची में मिला दिया जाता है, पेट्रोल में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। अब 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिला दिया जाता है, तो पेट्रोल जो होता है उसकी शक्ति कई गुना ज्यादा का हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से एक और आया है बायोडीजल। काची आया है, बायोडीजल। आजकल जैसे देखिए पेट्रोल का कैसे, पेट्रोल का पेट्रोल पंप है ना, उसी प्रकार से बायोडीजल पंप होता है। आप समझिए भारत में पूरा मोटरसाइकिल ये सब जितना भी चल रहा है, सबका ये चल रहा है पेट्रोल से चल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि यदि हम पेट्रोलियम जितना भारत में यूज हो रहा है, उसका मात्र 20% पेट्रोलियम कहां में है, भारत में है। 80% पेट्रोलियम हम लोग दूसरा देश से खरीदते हैं। और जिस अंधाधुंध से हम लोग पेट्रोलियम का भारत में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से 40 से कितना साल, 45 साल में भारत में पेट्रोलियम का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप बताइए कि यदि भारत में पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा तो हमारा मोटरसाइकिल कैसे चलेगा। मोटरसाइकिल भी चलना जरूरी है, ईंधन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ ईंधन को सोचे, तो एक जैव ईंधन सोच रहे हैं, बायोडीजल। बायोडीजल में क्या किया जाता है कि डीजल में एस्टर मिला दिया जाता है। डीजल तो आप सुने हैं ना, डीजल देखे भी होंगे, उसमें काची मिला दिया जाता है, एस्टर। एस्टर पढ़े थे आप, क्रियाशील मूलक है एक, एस्टर, अल्कोहल, कार्बोनिल वाला एल्डिहाइड, कीटोन, अल्केन, एल्किन में अल्केन, अल्किन, अल्काइन पढ़े थे ना, उसमें आपको मिला था कि एस्टर भी एक होता है। अच्छा, तो डीजल में एस्टर मिला दिया। एस्टर कहां से आता है, तो एस्टर आता है वनस्पति तेल से। कौन तेल से, वनस्पति तेल से। और वनस्पति तेल मैंने समझ रहे हैं ना, सोयाबीन या तो मक्का के तेल, सोयाबीन या तो मक्का का तेल। अब एक क्या किया जाता है, सोयाबीन या मक्का के तेल जो होता है उससे एस्टर बनाया जाता है, और एस्टर बना करके उसको डीजल के साथ मिला दिया जाता है। तो सोयाबीन तेल से प्राप्त एस्टर को डीजल में मिला देने से एक विशेष प्रकार का काची बनता है, ईंधन बनता है। उसी ईंधन को हम लोग काची कहते हैं, बायो डीजल कहते हैं। इसमें डीजल की मात्रा कम होती है और ये वाला एस्टर की मात्रा ज्यादा होता है। तो हमारे पास 5 लीटर डीजल है ना, तो 5 लीटर से बहुत ज्यादा बायो डीजल बना सकते हैं। क्योंकि 5 लीटर डीजलवा में 5 लीटर से ज्यादा काची मिलाएंगे, सोयाबीन तेल और मक्का के तेल से बना हुआ काची एस्टर मिलाएंगे। तो आप समझ गए ना, सोयाबीन तेल के से प्राप्त एस्टर को डीजल में मिलाने से एक विशेष प्रकार का ईंधन बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडीजल कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया
एस्टरीकरण कहलाती है, ट्रांसएस्टरीकरण कहलाती है। और भारत में सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है, इस जो भारत में सबसे पहली बार जो तैयार किया जा रहा है बायोडीजल, वह ऑस्ट्रेलिया की मदद से भारत में तैयार किया जा रहा है। भारत में बायोडीजल संयंत्र जो है किसकी मदद से तैयार किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की मदद से क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इस डीजल की खासियत यह है कि जैसे डीजल को यदि उपयोग करेंगे तो इसमें से जो धुआं निकलेगा वो बहुत ज्यादा काची होता है, हानिकारक होता है, लेकिन बायोडीजल से जो धुआं निकलेगा वो हानिकारक का होता है, कम होता है। डीजल विषैला भी होता है, लेकिन बायोडीजल का होता है विषैला नहीं होता है। तो बहुत सारे देशों में, खासकर अमेरिका ऐसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देशों में, वैसा विकसित देशों में क्या किया जा रहा है, इसी डीजल का प्रयोग किया जा रहा है। अब इस डीजल को बनने के लिए क्या चाहिए, सोयाबीन और मक्का चाहिए। अब सोयाबीन और मक्का से बन जाएगा बायोडीजल, तो तेलवा बनाने के लिए सोयाबीन या मक्का का हो जाएगा कम गया, और तेल बनाने के लिए सोयाबीन और मक्का का हो गया कम गया, तो तेल का उत्पादन कम हुआ, तेल के उत्पादन कम हुआ, मांग ज्यादा है तो उसका दाम में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ये सब मुख्य वजह है तेल के दाम में वृद्धि होने का। तो तेल के दाम में वृद्धि होने का कौन कौन कारण है, पहला खपत में वृद्धि, यानी हम लोग खपत ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, दूसरे देश पर का चीज निर्भरता, हम लोग तेल के लिए दूसरे देश पर निर्भर कर रहे हैं, 60% से ऊपर हम लोग किसी अन्य देश पर निर्भर कर रहे हैं। तीसरा क्या चाहिए, मलेशिया से हम लोग तेल खरीदना बहुत का कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, तीसरा वजह। चौथा वजह, ब्राजील और अर्जेंटीना में क्या हुआ, 15 से 20 दिन लेट से फसल का हुआ तैयार हुआ, ठीक है। चौथा वजह का चीज हुआ, मलेशिया ने क्या कर दिया, मलेशिया और इंडोनेशिया ने तेल पर आयात कर यानी टैक्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। छठी वजह का चीज है, मलेशिया में मजदूर लोग क्या कर चुके हैं, हड़ताल पे जा चुके हैं, तो जल्दी से तेल वाला बनाने के लिए बहुत आदमी कम मिल रहा है, तो तेल का उत्पादन का हो चुका है, इस समय कम चुका है। और का चीज आती है, तो सोयाबीन ये सब का उपयोग काची में हम लोग कर दे रहे हैं, बायोडीजल बनाने सब में कर दे रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख वजह थी सरसों तेल के दाम में वृद्धि होने का कुछ मुख्य कारण। अब देखिए अब कैसे कम हो सकता है, तो कम सरसों तेल का दाम होगा। 2008 में भी ऐसी बढ़ा था, लगातार का हो रहा था, सरसों तेल के दाम बढ़ रहा था, लेकिन 9-10 में तेल का दाम का हो गया, स्थिर हो गया। तो इस बार बढ़ रहा है, फिर जाके क्या होगा, वो स्थिर होगा, ठीक है। स्थिर कब होगा, पहला बात जब चीन स्टॉक जो कर रहा है तेल, उसको स्टॉक अपना पूरा हो जाएगा, तब वो खरीदना बंद कर देगा वो सब देश से। अब वो सब चीन के पास स्टॉक पूरा हो जाएगा, तब वो खरीदना बंद कर देगा, तो विश्व का बाजार का हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो तेल की कीमत का हो जाएगी कुछ कमेगी। दूसरा वजह है कब कम सकता है, जब भारत सरकार भारत में तेल पर जो टैक्स है, जीएसटी है, उसको क्या कर दे, कम कर दे। नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो तेल पर जो टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, उसको यदि क्या कर दे, वो कम कर दे, तो तेल के दाम में कुछ गिरावट का किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये सब थी कुछ प्रमुख काची वजह थी काची के सरसों तेल में वृद्धि के कारण, और कुछ दूर करने